नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है काव्य हेतु। इसके पहले के व्याख्यान में हम लोगों ने काव्य के लक्षण को जाना। आज हम लोग काव्य हेतु का आशय समझेंगे और काव्य हेतु कितने प्रकारों का है इसके बारे में चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र एक तरह से नीरस विषय है, परंतु इस पेपर में अगर आप अच्छे से ध्यान से इस पेपर का हल करें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर भी काव्य शास्त्री है। इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग इसे समझिए, उसके बाद उतने ही ध्यान से इसका अध्ययन भी कीजिए। तो हम लोग विषय पर आते हैं। आज का विषय है काव्य हेतु। कवि को ब्रह्मा के समानांतर सृष्टिकर्ता स्वीकार किया गया है। ध्वन्यालोककार ने लिखा है कि कवि काव्य रूपी संसार पर विलक्षण सृष्टिकर्ता है, जिसकी भावना के अनुसार इस विश्व के नियम बदलते रहते हैं। कवि में ऐसी विलक्षण शक्ति होती है कि वह अचेतन पदार्थ को चेतन रूप में और चेतन पदार्थ को अचेतन रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब विचारणीय तथ्य यह है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा वह सामान्य मानव होते हुए भी काव्य रचना के द्वारा असाधारण कार्यों को संपन्न कर पाता है। भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों एवं चिंतकों के अनुसार वह शक्ति प्रतिभा है। प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास भी काव्य हेतु के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभा क्या है? इसकी स्थिति अलौकिक है या लौकिक, इस बिंदु पर आचार्य एक मत नहीं है। इस प्रकार काव्य निर्माण केवल प्रतिभा से ही हो जाता है अथवा उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास का योगदान होता है। इस तथ्य पर हमारे यहाँ के और पाश्चात्य मनुष्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ भी हो, इतना तो निर्विवाद है कि उत्कृष्ट काव्य की उत्पत्ति या निर्मित में तीनों कारणों या कहे साधनों की भूमिका अपरिहार्य होती है। क्या? काव्य, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तीनों साधनों में से किसी की न्यूनता हो जाने पर उत्तम, प्रभावशाली, सहृदय, आह्लादक काव्य की रचना नहीं हो सकती। अब हम काव्य हेतु के घटक की अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य हेतु के अंतर्गत 3 साधन या कारण विवेचित किए गए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। काव्य हेतु पर विचार करने वाले भारतीय आचार्यों में भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक एवं मम्मट के नाम उल्लेखनीय हैं। काव्य हेतु पर आचार्यों की 2 प्रकार की अवधारणाएं हैं। एक के अनुसार केवल प्रतिभा ही काव्य सृजना का हेतु है तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास इसके संस्कारक तत्व है। इस अवधारणा के प्रमुख आचार्य भामा,
रुद्रट, वामन और पंडित राज जगन्नाथ हैं। दूसरी अवधारणा के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों काव्य निर्मित के लिए आवश्यक है। इस अवधारणा से संबंधित आचार्यों में दंडी, वाग्भट एवं मम्मट मुख्य है। अब हम प्रतिभा पर विचार करते हैं। आचार्य भामा काव्य रचना का प्रमुख हेतु प्रतिभा को मानते हैं। उनके विचार से प्रतिभा संपन्न कवि ही श्रेष्ठ अनिंदनीय काव्य की रचना कर सकता है। उनका मत है कि प्रतिभा किसी विरले में व्यक्त होती है। वे कहते हैं, काव्यं तु जायते जातु कास्यचित् प्रतिभा भावत्। आचार्य दंडी प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि केवल प्रतिभा काव्य रचना के लिए समर्थ नहीं हो सकती, इसके साथ स्पष्ट, निर्मूल शास्त्र श्रवण और निरंतर अभ्यास भी आवश्यक है। दंडी के अनुसार जिनको पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप प्रतिभा प्राप्त ना हुई हो, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन एवं काव्य के अभ्यास से उन्हें सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दंडी की मान्यता के अनुसार काव्य के दो प्रकार हैं। पहला, उत्कृष्ट काव्य जिसकी निर्मिति में तीनों काव्य हेतु क्या क्या प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास की अपेक्षा रहती है, तथा दूसरा सामान्य काव्य जिसका निर्माण अध्ययन और एवं अभ्यास द्वारा हो सकता है, उसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार काव्य रचना बिना प्रतिभा के भी संभव है। स्पष्ट है कि दंडी भामा की तरह प्रतिभा को अपरिहार्य नहीं मानते हैं। अब हम आचार्य वामन की बात करें। आचार्य वामन काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य निर्माण के लिए आवश्यक माना है। प्रतिभा को काव्य का बीज मानते हुए भी उसे तीन काव्यांगों लोक, विद्या और प्रकीर्ण के बाद स्थान दिया है और प्रकीर्ण के अंतर्गत रखा है। वे कहते हैं, लोको विद्या प्रकीर्णश्च काव्यांगानि कवित्व बीजं प्रतिभानम। लोक शब्द से तात्पर्य स्थावर जो जड़ है और जंगम जो चेतन जगत से। विद्या के अंतर्गत व्याकरण, कोशग्रंथ, छंद, शास्त्र, कलाएं, दंड नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रकीर्ण के अंतर्गत वृद्ध, काव्यज्ञ, सेवा, अवेक्षण पदों को रखने या हटाने की कला, अभियोग, काव्य रचना के लिए किए गए उद्योग है अभियोग, तथा अवधान, अवधान चित्त की एकाग्रता। इन सभी चीजों को वे काव्य का साधन मानते हैं। अब हम आचार्य रुद्रट की बात करें। आचार्य रुद्रट प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य मानते हैं, किंतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। वे अपने काव्यालंकार में लिखते हैं, शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास, शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास।
शक्ति अर्थात प्रतिभा के दो भेद मानते हैं, सहज और उत्पाद्य। वे काव्य अलंकार में ही लिखते हैं, सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति। सहज प्रतिभा जन्मजात होती है तथा उत्पाद्य व्युत्पत्ति अध्ययन आदि से अर्जित होती है। इससे सहज प्रतिभा में निखार आता है। स्पष्ट है कि रुद्रट के अनुसार सहज प्रतिभा काव्य रचना का मूल हेतु है। अब हम आनंदवर्धन की बात करते हैं। आनंदवर्धन ने शक्ति अर्थात प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है। प्रतिभा संपन्न कवि के पास वर्ण विषयों का अभाव नहीं होता। वह प्राचीन विषयों को भी प्रतिभा के बल पर नवीन रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। आनंदवर्धन की दृष्टि में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास सहायक कारण है, मुख्य है प्रतिभा। आचार्य राजशेखर कहते हैं, आचार्य राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य हेतुओं पर विस्तृत विवेचना करते हुए कहते हैं, वे प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य रचना के लिए श्रेयस्कर मानते हैं। वे लिखते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिथा संवेते श्रेष्यो इति यायावरिह। उनके मतानुसार प्रतिभा और व्युत्पत्ति संपन्न कवि ही कवि होता है। काव्य मीमांसा में लिखते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति मानस्य कविरित्युच्यते। उन्होंने प्रतिभा संपन्न कवि को काव्य कवि तथा अन्य को शास्त्र कवि के रूप में मान्यता दी है, किंतु काव्य के हेतु के रूप में वे केवल शक्ति को ही प्रधान मानते हैं। वे आगे लिखते हैं, सा शक्ति केवलं काव्य हेतु इति यायावरिह। इस शक्ति का विस्तार प्रतिभा और व्युत्पत्ति द्वारा होता है। इस प्रकार राजशेखर शक्ति को प्रमुख तथा प्रतिभा को उसके बाद स्थान देते हैं। आचार्य राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो भेद किए हैं, एक कार्यत्री, दूसरा भावयत्री। कार्यत्री का संबंध कवि कर्म और भावयत्री का संबंध आलोचना कर्म से है। उन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के पुनः तीन प्रकार किए हैं। पहला सहजा, दूसरा आहार्य और तीसरा औपदेशिकी। सहज प्रतिभा पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न होते हैं और इस जन्म के थोड़े संस्कार से वो उद्दीप्त हो जाते हैं और निखर कर आ जाते हैं। आहार्य प्रतिभा वर्तमान जीवन के संस्कारों से उत्पन्न होते हैं, इसके लिए अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तीसरा औपदेशिकी प्रतिभा तंत्र, मंत्र, देवता, गुरु आदि के उपदेश से उद्भूत होती है और इसका संबंध इसी जीवन से रहता है। आचार्य मम्मट पर विचार करें। आचार्य मम्मट शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को समवेत रूप में काव्य हेतु स्वीकार करते हैं, किंतु शक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। यहाँ शक्ति का अर्थ प्रतिभा।
उनका मत है कि शक्ति के अभाव में काव्य रचना नहीं हो सकती। वे काव्य प्रकाश में लिखते हैं, शक्तिः कवित्व बीजरूपा यां विना काव्य न प्रसारित। मम्मट ने निपुणता का प्रयोग व्युत्पत्ति के लिए किया है। काव्य शास्त्र तथा विधाओं के अनुशीलन में जो दक्षता प्राप्त होती है वह निपुणता है। वाग्भट के अनुसार वाग्भट प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका संस्कारक। वे अलंकार तिलक में लिखते हैं, प्रतिभ्यो च कविनां काव्यकरण कारणम व्युत्पत्तिभ्यासो तस्या एव संस्कार को। हेमचंद्र के अनुसार आचार्य हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में काव्य हेतुओं पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। वे प्रतिभा को ही काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं और उनकी दृष्टि से प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास भी निरर्थक हो जाते हैं। वे काव्यानुशासन में लिखते हैं, प्रतिभा अस्य हेतु प्रतिभाहीनस्य विफलो व्युत्पत्तिभ्यासो। हेमचंद्र ने प्रतिभा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे नव उल्लेखशालिनी प्रज्ञा कहा है। प्रतिभा रूप प्रकाश स्वतः स्फुर्त होता है और तंत्र मंत्र देवाराधना या किसी विद्वान के अनुशंसा के द्वारा भी स्वतः स्फूर्त प्रतिभा सहजा है और मंत्र देवराधन आदि से प्राप्त प्रतिभा औपाधिकी है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार हम जानते हैं, पंडित राज जगन्नाथ प्रतिभावादी आचार्य माने जाते हैं। काव्य हेतुओं में उन्होंने केवल प्रतिभा को ही स्वीकार किया है। उनके अनुसार काव्य निर्माण का नाम केवल प्रतिभा ही है। प्रतिभेव केवल कारणम, रसगंगाधर में कहते हैं। प्रतिभा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, साच काव्य घटनाकुल शब्दार्थोपस्थिति। काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति कराने वाली क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। उन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए, एक अदृष्ट तथा दूसरा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। अदृष्ट प्रतिभा के उद्भव के अनेक कारण हो सकते हैं। देवता, महापुरुष आदि के अनुग्रह एवं वरदान से इसकी उत्पत्ति होती है। किसी किसी में बाल्यावस्था में ही व्युत्पत्ति और अभ्यास के बिना ही काव्य निर्माण की क्षमता दिख जाती है। इसलिए पंडित राज व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को काव्य हेतु नहीं मानते हैं। उन्होंने प्रतिभा में विविधता का कारण जन्म जन्मांतर संस्कारों से सिद्ध अदृष्ट एवं देवता आदि की कृपा से उत्पन्न अदृष्ट की विविधता को ही माना है। आचार्य जगन्नाथ के प्रतिभा संबंधी मत का खंडन भी हुआ है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने उनके मत को अतिवादी माना है, क्योंकि केवल प्रतिभा काव्य निर्माण का कारण नहीं हो सकता। पंडित राज द्वारा निरूपित
प्रतिभा का लक्षण और भी संकीर्ण है। केवल शब्दार्थ को ही उपस्थित करना ही प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा समस्त काव्य योजना से संबद्ध रहती है। काव्य निर्माण में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का योग न स्वीकार करना भी पंडित राज के मत की न्यूनता है। प्रतिभा का संस्कारित और विकसित करने में व्युत्पत्ति और अभ्यास का योग होता है। पंडित राज की यह मान्यता भी युक्तियुक्त नहीं माना जाता है कि व्युत्पत्ति, अभ्यास और अदृष्ट प्रतिभा के उन्मीलन के कारण है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर सिद्ध होता है कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा प्रमुख है। सभी आचार्य ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है। अभिनव गुप्त के गुरु भट्टोत ने प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा और अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहा है। माना गया है कि प्रतिभा में पदार्थ को प्रस्तुत करने की त्रिकालिक शक्ति होती है। आचार्य महिमट ने कवि की प्रतिभा को शिव के तृतीय नेत्र की संज्ञा दी है, जिसे वह त्रिलोक में स्थिति भाव का साक्षात्कार करता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रतिभा के अभाव में काव्य सर्जना संभव नहीं है। वस्तुतः काव्य हेतुओं में प्रतिभा अंगी है, व्युत्पत्ति और अभ्यास अंगरूप है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग व्युत्पत्ति और अभ्यास की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।